हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु इज़ हैविंग बिजनेस लॉ एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी और लॉ रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो जहाँ पर बिजनेस लॉ आपके सिलेबस के एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर कैपिटल क्या है? जो फंड कंपनी रेज करती है बाय इशुएंस ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब इशुएंस ऑफ शेयर्स के लिए पहले प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, वो हमने पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में देखा था। तो आप उस वीडियो से अगर इसको कनेक्ट करो तो शेयर कैपिटल क्या है? जो फंड्स प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद लोगों से शेयर्स को सब्सक्राइब करवाया गया, ठीक है, उसमें जो पैसे कंपनी के पास आए वो कंपनी का शेयर कैपिटल है। ये कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्रूशियल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ओनरशिप और कंट्रोल भी इससे डिपेंड करता है कंपनी का। अब कंपनी के जो शेयर कैपिटल है उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स मैंने पहले भी आपको कंपनीज एक्ट के वीडियो में बताया है, शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, उसी को अब हम लोग फिर से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। शेयर का डेफिनेशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शेयर क्या है? शेयर कंपनी के शेयर कैपिटल में एक पर्सन के हिस्से को, इंटरेस्ट को दिखाता है। तो ये इंक्लूड करता है स्टॉक, और इसको मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, जो कि कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसको ट्रांसफर कर सकता है। कंपनी लॉ के सेक्शन 60 के हिसाब से जो कंपनी है उसको अपने ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में पब्लिश करना होता है इंफॉर्मेशन। और दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन कहाँ कहाँ? नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट्स, बिजनेस लेटर्स, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशंस। तो ये सारे जो पब्लिकेशन सेक्शन 60 में मेंशन किए गए हैं, उन सब में कंपनी को अपने ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में बताना होता है। और ऐसा नहीं करने पे सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 में जो पनिशमेंट है वो कंपनी उसके लिए लायबल होगा। अब कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेक्शन 43 के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन द कंपनी एंड टिपिकली कैरीज वोटिंग राइट्स, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गारंटीज सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स टू शेयर होल्डर्स सच एज फिक्स्ड डिविडेंड। तो ये जो प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पे मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, जो पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स के बारे में कंपनीज रूल जो है वो डिस्क्राइब करता है। So, Rule 4 of companies rules, Share Capital and Debentures Rules 2014 outlines conditions for equity, issuing equity shares with differential rights. तो यहाँ पर कुछ specific criterias हैं जो कि सबसे पहले ये इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, इसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, आर्टिकल्स में उसके बारे में मेंशन होना चाहिए, तभी कंपनी उसको इशू कर सकती है। शेयर होल्डर से उसके लिए अप्रूवल मिलना चाहिए, और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है कंपनी का, वो सब कंप्लाई करने के बाद ही इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स जो है वो कंपनी इशू कर सकती है। और जितने भी जनरल मीटिंग्स होंगे या बैलेट्स, जब पोस्टल बैलेट्स के लिए बात की जाएगी कंपनी में, उस टाइम पर एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा कंपनी को, का मतलब कंपनी के बिहाफ में, जो कि डिस्क्राइब करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, डिफरेंशियल राइट्स क्या होंगे उस पे, उसकी प्राइसिंग, और क्यों उसको इशू किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के बारे में। अब यहाँ पर कन्वर्जन मना है, इक्विटी शेयर्स को किसी और टाइप के शेयर्स में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं कंपनीज रूल के हिसाब से। क्यों? ताकि शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में क्लैरिटी मेंटेन किया जा सके, और साथ ही जो भी जितने भी इंश्यूर्ड शेयर्स हैं विथ डिफरेंशियल राइट्स, उनको बोर्ड रिपोर्ट इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट उसके कौन से होल्डर्स हैं, उनके प्राइसेस कितने थे, पोटेंशियल चेंजेस क्या क्या आया है, कंट्रोल, शेयर होल्डिंग से कंट्रोल चेंज होगा कंपनी का, तो वो सारी चीज़ें भी बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड का जो रिपोर्ट होगा उसमें मेंशन की जानी चाहिए। अब जो इक्विटी शेयर्स व डिफरेंशियल राइट्स हैं, वो कुछ जो उसको होल्ड करेगा, जो उसके ओनर्स होंगे, वो लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं, जैसे कि
entitlement to bonus or rights shares. और रूल 4 सबसेक्शन 6 कहता है requires companies to maintain a register of members with details of shares issued including those with differential rights. तो कैसे कैसे शेयर्स इशू किए गए हैं, किन किन लोगों को किया गया और उस पर क्या राइट्स है, क्या प्राइसिंग है, ये सारी चीजें रजिस्टर में मेंशन, कंपनी का जो खुद का रजिस्टर होगा उसमें ये सारे डिटेल्स मेंशन होने चाहिए। तो ये सब जो है ये सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। ये सब कोई कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट नहीं है, ये सब कंपनी लॉ का प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जहां पर कंपनी लॉ ये बता रहा है कि शेयर कैपिटल अगर है, कंपनी को शेयर कैपिटल रखना है, शेयर कैपिटल अगर वो इशू कर रहा है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या फुलफिल करना होगा। अब ये सारी चीजें फुलफिल करना उस कंपनी के लिए मैंडेटरी होगा जो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स को इशू करना चाहता है। अब बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स की। अब जैसे कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है तो मैंने आपको दिखाया था कि इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसी तरीके से जब एक पर्सन शेयर खरीद रहा है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अब अगर किसी को याद हो तो पार्टनरशिप में भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सॉरी पार्टनरशिप में नहीं, सेल ऑफ गुड्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है। तो वहां पर भी शेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल लिया गया था, जिससे कि जो कि डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ शोइंग टाइटल है और उससे ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है। सो सेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है for issuing share certificates including distinctive numbering and signatures, certificate must be issued in compliance with prescribed formats. फॉर्म कहाँ दिया गया है? शेड्यूल 1 में, एंड एंटर्ड इनटू रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा जहां पे शेयर का नंबर होगा और सिग्नेचर होगा कंपनी के बिहाफ में। और कैसा होगा शेयर सर्टिफिकेट, ये भी कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है। इशू ऑफ रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट, तो रूल 6 कहता है प्रोसीजर्स फॉर इशूइंग रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट स्पेशली इन केसेस ऑफ सब डिविजन कंसोलिडेशन और रिप्लेसमेंट। सो कंपनीज में चार्ज रीजनेबल फी फॉर सच रिप्लेसमेंट विद डिटेल्स रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो डुप्लीकेट और रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट भी मिलने का प्रोविजन है जब ओनरशिप में चेंजेस आएगा, शेयर के ओनरशिप में चेंजेस आएगा, या उसके डिविजन रिप्लेसमेंट की बात हो रही है अगर। लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स का, और वहां पर ये सारे डिटेल्स मेंशन किए जाने चाहिए। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इशू किया जा सकता है? तो सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 कहता है कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कुछ सर्कमस्टांसेस में ही इशू किया जा सकता है, जैसे कि लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिफेसमेंट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो खो गया, फट गया, गुम हो गया, ठीक है, या फिर लेट्स से उस पे पानी गिर गया शेयर सर्टिफिकेट पे, और जो लिखा हुआ था, जो प्रिंटेड था, वो सब कुछ मिट गया, उसको डिफेसमेंट कहते हैं। या जो लिखा हुआ था वो क्लियरली अब पता नहीं चल रहा है, हेजी हो गया है, तो वैसे सिचुएशन में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसके लिए कंपनी मस्ट ऑब्टेन बोर्ड का कंसेंट एंड मे चार्ज फीस विद डिटेल्स रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट से भी रिलेटेड जो भी स्टेप्स कंपनी ले रही है वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड की जानी चाहिए? रजिस्टर ऑफ रिन्यूड और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट में ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। सेक्शन 46 सब सेक्शन 5 इम्पोज करता है पेनाल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट इशूएंस ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। मतलब जितना मन चाहे उतना शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी इशू नहीं कर सकती है। बहुत जेन्युइन रीजन होगा जहां पर शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया है और उसको वापस नहीं पाया जा सकता है, वैसे ही सिचुएशन में कंपनी जो है वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। और अगर कंपनी बार बार डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है जहां पर ज़रूरत नहीं है वहां पर भी, तो उसके लिए कंपनी को पनिशमेंट फेस करना पड़ सकता है और फाइन देने पड़ सकते हैं। और ये भी कंपनी की ड्यूटी है सेक्शन 56 के हिसाब से कि टाइमली शेयर सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। ये नहीं कि शेयर जो है वो बेचा गया था 1 साल पहले, शेयर सर्टिफिकेट 2 साल पहले बाद, 3 साल बाद मिल रहा है। रीजनेबल टाइम के विद इन शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स है स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 288 इसको डिफाइन करता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स एज दोज इशूड टू डायरेक्टर्स or employees as a discount offer consideration other than cash.
जो शेयर्स डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को इशू किए गए हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो उसका ओरिजिनल मार्केट में जो प्राइस है, स्टॉक एक्सचेंज पे जो प्राइस है उससे कम में अगर इशू किए गए एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर कहेंगे। या फिर डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज ने उस शेयर्स को कैश के अलावा कुछ और देकर खरीदा है, मतलब पैसे की जगह पर कुछ और देकर खरीदा है, तो उसको भी स्वेट इक्विटी शेयर्स कहेंगे। सो क्राइटेरिया फॉर इशुएंस आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 54 रूल 8, जो कि रिक्वायर करता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन में ये ऑथराइजेशन मिलना चाहिए कंपनी को कि वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। और सेबी का जो रेगुलेशन है फॉर लिस्टेड कंपनीज, उसको भी फॉलो करना होगा, तभी जाकर स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर्स है बोनस शेयर्स, जिसको सेक्शन 63 में डिस्क्राइब किया गया है। तो सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनीज जो है वो बोनस शेयर्स भी इशू कर सकती हैं, और ये स्पेसिफाई करता है कि बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये तीनों अकाउंट से जो बोनस शेयर्स हैं उनको इशू किया जा सकता है। इट प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वंस अ कंपनी अनाउंसेस अ डिसीजन टू रिकमेंड अ बोनस इशू, इट कैन नॉट सब्सिक्वेंटली विदड्रॉ द डिसीजन। तो रूल 14 के हिसाब से एक बार अगर कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो बोनस शेयर्स इशू करने वाली है, तो उसके बाद वो अपने डिसीजन को वापस नहीं ले सकती है। रूल 12 बताता है अबाउट एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। Rule 12 outlines condition for offering shares to employees under a scheme of employee stock options. तो employees को भी जो shares है वो इशू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रूल 12 में जो स्कीम दिया गया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन इसके लिए पहले शेयर होल्डर्स से अप्रूवल चाहिए इन स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग। उसके बगैर ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कंपनी। फिर डिटेल्स उसका डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, जो कि एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, इंक्लूडिंग अप्रेजल प्रोसेस, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड एंड मोर। मतलब शेयर्स के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो मीटिंग में भी डिस्कस हुई उसके साथ में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बाय द कंपनी। Companies have the freedom to determine the exercise price in conformity with applicable accounting policies. रूल 12(4) मैंडेट करता है शेयर होल्डर्स को कि वो अप्रूवल दें बाय सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर ग्रांटिंग ऑप्शंस टू सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अलग से एक रेजोल्यूशन में ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि जो ये शेयर्स होंगे वो सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए जा सकते हैं। वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम रिक्वायर्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन। हर चीज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर चाहिए। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है एक मीटिंग करने के बाद। वेरिएशन ऑफ टर्म्स मस्ट नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्शन होल्डर्स। फुल डिस्क्लोजर ऑफ वेरिएशन डिटेल्स इज नेसेसरी इन द नोटिस फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सो बेसिकली आपको ये सारे भी जितने भी रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कॉमन चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मीटिंग करके, शेयर होल्डर्स का मीटिंग करके उसमें परमिशन लेना है, जिसको हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस परमिशन को लेने के पहले उस शेयर के बारे में, जिस शेयर के लिए परमिशन लेना है, उसके बारे में फुल डिस्क्लोजर देना होगा सारे शेयर होल्डर्स को, ताकि वो मीटिंग में डिस्कस करके स्पेशल रेजोल्यूशन में उसको पास कर सकें। रूल 12(6) कहता है कि मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year बिटवीन द ग्रांट एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ वेस्टिंग पीरियड इज अलाउड इन केसेस ऑफ मर्जर्स और amalgamations. 12(6) grants companies the freedom to specify the lock-in period for shares issued through option exercises. तो ये लॉक इन पीरियड कितना होगा, पीरियड गैप कितना रहेगा, ये सारी चीजें कंपनी डिस्कस कर सकता है, वो खुद से स्पेसिफाई भी कर सकता है। ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन पीरियड गैप जो है वो मिनिमम 1 year का होना चाहिए, उससे कम कंपनी इसको नहीं कर सकती है। एटलीस्ट 1 year का पीरियड गैप होना चाहिए ग्रांटिंग और वेस्टिंग ऑप्शंस में। और बाकी चीजें उसका लॉक इन पीरियड कितना होगा या 1 year से ज्यादा अगर पीरियड गैप करना है, तो वो सारी चीजें कंपनी खुद से डिसाइड कर सकती है। अब जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन से शेयर्स लेंगे, उनके पास शेयर होल्डर्स का राइट नहीं होता है जब तक शेयर्स आर इशूड अपॉन ऑप्शन एक्सरसाइज। ठीक है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयज में बी forfeited if options are not exercised within the exercise period.
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस इज रेस्ट्रिक्टेड एंड ऑप्शंस कैन नॉट बी प्लेस्ड और इनकम्बर्ड। तो ऑप्शंस जो जिसने भी लिया है ये स्टॉक ऑप्शन से, जिस एम्प्लॉय ने शेयर को खरीदा है, वो उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कहीं पर जाकर उसको गिरवी रख के कोई लोन नहीं ले सकता है। ठीक है, इस तरह की चीजें वो शेयर के ऊपर नहीं कर सकता है। डिटेल्ड प्रोविजंस आर आउटलाइन फॉर इवेंट सच एज एम्प्लॉय डेथ, परमानेंट इनकैपेसिटी, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन। इस सिचुएशन में क्या होगा उस शेयर का, ये सारी चीजें भी रूल्स में डिस्कस की गई हैं, बट इतना आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। रूल 12 मैंडेट करता है डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होगी उसमें। और रूल 12-10 कहता है कंपनीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइड फॉर कंपनीज विथ लिस्टेड इक्विटी शेयर। तो ये सारी चीजें याद रखने के लिए ये जरूरी है कि हर रूल में जो कॉमन फीचर्स है उनको आप एक जगह पर नोट डाउन करके रखो, और उसी के थ्रू आप इन चीजों को याद रख सकते हो एज अ स्टोरी। क्योंकि हर सेक्शन को रटना, हर रूल को रटना इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे आप पूरी चीजों को याद रखोगे एक स्टोरी की तरह, कि अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या क्या मैंडेटरी है। तो जनरली सब में यही मैंडेटरी है कि पहले स्पेशल रेजोल्यूशन में उसको पास करवाना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करने के लिए सारे इंफॉर्मेशन देने होंगे शेयर के बारे में सारे शेयर होल्डर्स को। उसके बाद वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन में उसको पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन में पास होगा तभी उस तरह के शेयर्स को इशू किया जा सकता है। और शेयर्स के बारे में जो डिटेल्स हैं उसके लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना है कंपनी को, जिसमें जो भी डिटेल्स है शेयर के बारे में, कौन ओनर है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास, क्या उसका प्राइस था, ये सारी चीजें डिटेल वहां पर रजिस्टर में मेंशन की जाएंगी। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफाइड फॉर कंपनीज विथ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। और ये सारे कंप्लायंसेस ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाले कंपनीज के लिए। वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता है सेक्शन 47 और 48। तो सेक्शन 47 डिफाइन करता है वोटिंग राइट्स फॉर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेन वोटिंग राइट्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस सच एज नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स फॉर 2 consecutive years। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स कब मिलता है, जब उनको डिविडेंड्स नहीं मिला हो 2 सालों तक, लगातार 2 सालों तक अगर उनको डिविडेंड्स नहीं पे किया गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। सेक्शन 48 आउटलाइन प्रोविजंस फॉर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स एंड डिसेंट प्रोसेस। सेक्शन 66 जो है वो अलाउ करता है कंपनीज को टू रिड्यूस देयर स्पेशल शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहता है, घटाना चाहता है, तो उसके लिए फिर से सेम प्रोसेस है, स्पेशल रेजोल्यूशन में उसको पास करवाना होगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स obtaining approval for tribunal and meeting creditor objections, detailed procedure before the tribunal and filing requirements with the registrar। तो ट्रिब्यूनल से भी अप्रूवल लेना पड़ता है और रजिस्ट्रार के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होता है। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अभी हमने देखा 66 कह रहा है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब फर्दर फिर से इशू करना है तब क्या करना पड़ेगा वो बताता है 62। तो 62 परमिट करता है कंपनीज को टू इंक्रीज सब्सक्राइब कैपिटल बाय इशूइंग फर्दर शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज एंड अदर में बी ऑफर्ड शेयर्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस। इन सारे लोगों को फिर से शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं। कंप्लायंस विद नोटिस रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्पैच मेथड्स इज मैंडेटरी। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, तो इसको सेक्शन 43 में डिफाइन किया गया है। और 43 डिफाइन करता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो पार्ट होगा इशूड शेयर कैपिटल का, जिसमें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे। मतलब प्रेफरेंशियल राइट्स का क्या मतलब निकल रहा है, प्रेफरेंस के हिसाब से राइट्स दिए जाएंगे, पहले उन लोगों को राइट्स दिए जाएंगे। तो ये कैसे राइट्स होंगे, डिविडेंड पेमेंट का राइट, कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इन सारे टाइम पर प्रेफरेंशियल जो शेयर कैपिटल्स होते हैं, जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। So, explanation 3 clarifies that preference capital status is maintained if he has additional rights to participate in dividend or surplus capital। जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है वहां पर बहुत ज़्यादा समझने का आपके पास कोई स्कोप नहीं है। इट इज़ ओनली दैट यू हैव टू रिमेंबर इट कि क्या क्या रूल्स हैं। इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये रूल 9 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स में डिस्कस किया गया है। Companies must be authorized by their articles and pass a special resolution in general meeting for the issue। ठीक है, again same thing। Conditions include no default in redemption of previously issued preference shares or in dividend payment। तो रूल 9 के हिसाब से फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जा सकता है।
अब इशुएंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहला तो स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो भी हमने देखा। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोटिस में दिया जाएगा, ये जनरल मीटिंग होने के पहले नोटिस में दिया जाएगा, उसको डिस्कस करके जिसमें शेयर का सारा डिटेल होगा, नेचर ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू, साइज ऑफ द इशू, सारे डिटेल्स होंगे। उसको डिस्कस करके शेयर होल्डर्स अगर अग्री करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इशू किया जा सकता है। सो एडिशनल डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड इन रेजोल्यूशन फॉर इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, objective of the issue, manner of issue, proposed price of the issue, term of the issue, details of redemption, modes and methods of redemption, current shareholding pattern, expected dilution in equity share, सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स ज़रूरी है उस शेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी रेजोल्यूशन में, ताकि उसको अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस किया जा सके। पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और फिर से जो इशू हुआ है या किया गया है उसके साथ में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सारा उसका डिटेल्स होना चाहिए। So if the company intends to list its preference shares on recognized stock exchange, issuance must comply with SEBI rules. तो इसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट करना चाहती है, तो वहां पर फिर इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स सेबी के भी रूल्स को कंप्लाई करना पड़ता है। इशुएंस एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 और 68। तो सेक्शन 55 जो है वो कंपनीज को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम इशूइंग इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी को इशू नहीं करना चाहिए। कंपनीज में इशू प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल विद इन 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन। रूल 10 अलाउज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कंपनीज टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अप टू 30 years। तो रिडीमेबिलिटी का क्या टाइम है, 20 years के लिए है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व जो कंपनीज हैं उनके लिए 30 years का है। सो स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन इंक्लूडिंग रिडेम्पशन टर्म एज पर ओरिजिनल इशू और वेरिएशन अप्रूव बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये सारी चीजें भी पहले शेयर होल्डर से अप्रूव करवानी। कंडीशन फॉर रिडेम्पशन क्या क्या है प्रेफरेंस शेयर का, तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और फ्रेश इशू प्रोसीड्स, शेयर्स मस्ट बी फुली पेड, और क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सारी चीजें करनी होंगी तभी जाकर शेयर्स को रिडीम कर पाएगी कंपनी। फर्दर इश्यूज ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउड विद शेयर होल्डर्स कंसेंट एंड ट्रिब्यूनल अप्रूवल। फिर से रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करना है तो उसके लिए फिर से शेयर होल्डर्स से और ट्रिब्यूनल से कंसेंट लेना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ preference shares or issuance of further shares under this section is not considered an increase or reduction of share capital। और redeemable shares जो है preference shares, उसको issue करना या उसको redeem करना, इन दोनों ही situation में share capital का बढ़ना घटना उसको नहीं माना जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 68 में, दैट इज बाइंग बैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 68(2) कहता है कंपनीज कैन परचेज देयर ओन शेयर्स। ठीक है, लेकिन ये कब हो सकता है, तो पहले इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोविजन होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन में, एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी इसको क्रिएट किया जा सकता है बाइंग बैक ऑफ शेयर्स को। लिमिटेशन ऑन द क्वांटम ऑफ बाइंग बैक, फिर बाइंग बैक कितना हो सकता है उस पर एक लिमिटेशन होना चाहिए। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, प्रोहिबिशन ऑन बाइंग बैक ऑफर्स विद इन 1 year फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर। जब ऑफर खत्म हुआ है, मतलब इशुएंस ऑफ शेयर्स जो हो रहा था वो जब कंप्लीट हुआ है, क्लोज हुआ है, उसके 1 year के विद इन सेम शेयर्स को कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वहां पर सारे डिटेल्स बाइंग बैक के, क्यों जरूरी है, कितना तक करना चाहते हैं, क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं। अब प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज अपने शेयर्स को कैसे बाय बैक कर सकती हैं, उसके लिए है रूल 17, जो कि स्पेसिफाई करता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनीज प्रपोजिंग बाइंग बैक। तो इनको क्या क्या करना होगा, डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल फॉर बाइंग बैक प्रपोजल, इनको बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों ये बायबैक करना चाहते हैं, डिटेल्स और शेयर्स या सिक्योरिटीज जिसको ये बायबैक करना चाहते हैं, मेथड एंड प्राइस ऑफ बायबैक, सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर बायबैक, कंफर्मेशन ऑफ नॉन सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट एंड बोर्ड ओपिनियन ऑन सॉल्वेंसी, ऑडिटर्स रिपोर्ट कंफर्मिंग compliance with regulations and reasonable grounds for board's opinion on solvency। तो ये सारे पॉइंट्स को
कंप्लाई करने के बाद ही जो प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स को बाई बैक कर सकती हैं। जिन कंपनीज के पास अथॉरिटी है, जिन लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करवाया है बाई बैक करवाने के लिए, उनको शेड्यूल 8 में जो फॉर्म दिया गया है वो भर के रजिस्ट्रार को देना होगा अलॉन्ग विथ फी, और डिस्पैच लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर्स विद इन 20 days ऑफ फाइलिंग। और ये जब फॉर्म रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया गया है उसके 20 days के विद इन शेयर होल्डर्स को एक लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाएगा। सो ऑफर मस्ट रिमेन ओपन फॉर 50 to 30 days। और ये ऑफर कितने दिन तक खुला रहेगा? 15 से 30 days के लिए खुला रहेगा। प्रपोर्शनेट एक्सेप्टेंस इफ ओवर सब्सक्राइब। Verify offers within 15 days of closure and shares deemed accepted if no rejection between 20 days or 21 days of closure। बाइंग बैक पे कुछ कुछ प्रोहिबिशंस है। क्या कम प्रोहिबिशंस है? तो सेक्शन 70 जो है वो प्रोहिबिट करता है फ्रॉम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेजिंग देन ओन शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। कब कब बाईबैक नहीं किया जा सकता है? थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरीज। कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं कर सकती है। इन्वेस्ट थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं कर सकती है। ड्यूरिंग अ डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, interest, redemption of debentures or preference shares, dividend payment or loan repayments to financial institutions or banks. The buyback is permissible if the default is rectified. 3 years have elapsed since the default ceased. अब इसमें किसी ने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट्स पे, इंटरेस्ट पे, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे, लोन रिपेमेंट पे, तो वैसे सिचुएशन में बाई बैक जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाई बैक वैसे सिचुएशन में कब पॉसिबल होगा? जब जो भी डिफॉल्ट था, जो गड़बड़ी थी कंपनी की तरफ से, उसको सुधार लिया गया हो, और उस टाइम से, जब ये डिफॉल्ट हुआ था उस टाइम से 3 years का टाइम बीत चुका हो, तभी कंपनी जो है वो बाइंग बैक के लिए फिर से प्रिपेयर कर सकता है। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।